इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, जिससे मेरी कहानी की रीच कम हो गई है। प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कर दिया करो और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। बेसमेंट में हल्की रोशनी थी और चारों तरफ कारें खड़ी थीं। वहाँ हमेशा की तरह सन्नाटा था, लेकिन इस वक्त माहौल में एक अजीब सा तनाव घुल चुका था। हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। दिव्यांश का चेहरा गुस्से से लाल था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसकी नज़रें सामने खड़े उस आदमी पर जमी थीं, जिसने शायद गलती से भी नहीं सोचा होगा कि आज उसकी जान पर बनाएगी। वह घबरा कर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दिव्यांश झटके से उसकी तरफ बढ़ा। चीफ, रुकिए! अचानक पीछे से विराट ने दिव्यांश को कसकर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, विराट! दिव्यांश गुस्से में दहाड़ा, उसका बदन तनाव से कांप रहा था। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई ईशाना की तरफ देखने की? वह बेतहाशा छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन विराट ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसने पूरी ताकत लगा दी ताकि चीफ को रोका जा सके। चीफ, होश में आइए! विराट ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर आपने अभी कुछ किया तो इसका असर सिर्फ आप पर नहीं, ईशाना पर भी पड़ेगा। सोचिए। बेसमेंट में अब भी गहरा सन्नाटा था। दूर कहीं एक कार का इंजन बंद हुआ, लेकिन किसी ने इस तनाव को तोड़ने की कोशिश नहीं की। दिव्यांश की मुट्ठियां अब भी भींची हुई थीं, उसकी आंखों में आग जल रही थी, लेकिन विराट की बात उसके दिमाग में गूंजने लगी। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक ठहराव सा था। विराट की बातों के बाद दिव्यांश का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसका चेहरा सख्त और आंखों में गहरा क्रोध था। उसने चैतन्य को एक नज़र घूरते हुए कहा, आज तू सिर्फ और सिर्फ ईशाना की वजह से बचा है। लेकिन याद रख, अगर तूने फिर से मुझे ये शक्ल दिखाई तो तू इस दुनिया में नहीं दिखेगा। जा यहाँ से, अभी के अभी! दिव्यांश की आवाज़ में इतना गुस्सा था कि हर शब्द मानो आग की तरह निकल रहा था। चैतन्य ने एक पल के लिए उसे घूरा, जैसे उसे अपनी हार का एहसास हो गया था। फिर वो चुपचाप वहां से चला गया, बिना कोई और शब्द कहे। उसकी धीमी कदमों में हार और निराशा की गूंज थी। चैतन्य के जाने के बाद दिव्यांश की नज़रें उस पर पड़ी, जो एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में डर, चिंता और कुछ ऐसा था जो कभी उसने ईशाना में नहीं देखा था। वो डरी सहमी सी खड़ी थी, जैसे उसे समझ में ही न आ रहा हो कि ये सब क्या हो रहा है। ईशाना ने दिव्यांश को हमेशा शांत और समझदार ही देखा था। वो जानती थी कि दिव्यांश कभी गुस्से में नहीं आता, लेकिन आज उसने दिव्यांश को बिल्कुल अलग रूप में देखा। दिव्यांश का गुस्सा, उसकी बातें, वो सब कुछ बहुत अजनबी सा लग रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो दिव्यांश इतना शांत दिखता था वो इतना गुस्सा भी कर सकता था। ईशाना की आंखों में डर और आंसू थे, और वो महसूस कर रही थी कि उसने कितना बड़ा मिस्टेक किया था। वो अब समझ पा रही थी कि दिव्यांश का खामोश रहना यह नहीं था कि वो कुछ महसूस नहीं करता था, बल्कि वो हमेशा अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबा लेता था। आज उसने अपनी सारी सीमा पार कर दी थी, और इसका असर दिव्यांश पर साफ देखा जा सकता था। दिव्यांश तेज कदमों से ईशाना की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा भी था जो ईशाना के लिए अनकहा था। ईशाना उसे अपनी ओर आते हुए देखकर घबराई और डरते हुए बोली, दिव्यांश, वो मैं। लेकिन ईशाना आगे कुछ और कह पाती, इससे पहले ही दिव्यांश ने उसकी बांह को जोर से पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता और गुस्से का मिला जुला भाव था। बिना कुछ कहे उसने ईशाना को वहां से खींचते हुए ले जाना शुरू किया। उसकी पूरी स्थिति जैसे उसे अकेला छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, जैसे हर कदम पर उसके साथ रहना जरूरी हो। ईशाना को दिव्यांश का ये बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो खुद भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। दिल में बहुत सारी भावनाएं और सवाल थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। दिव्यांश ने उसे जैसे अपनी जंजीरों में बांध लिया था, और अब उसे सिर्फ अपने साथ ले जा रहा था। दूसरी ओर विराट उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, और उसने चुपचाप कहा, लो, इनकी तो लव स्टोरी शुरू हो गई। पता नहीं मेरी भी प्यार की ट्रेन कब आगे बढ़ेगी। फिर वो ऊपर आकाश की ओर देखा, जैसे किसी से उम्मीद कर रहा हो। ओ कनिका, तुम कब समझोगी? विराट ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपने रास्ते पर चला गया। दिव्यांश का पेंट हाउस ईशाना और दिव्यांश घर पहुंच चुके थे, लेकिन पूरे रास्ते दिव्यांश ने ईशाना से एक शब्द भी नहीं कहा था। उसकी चुप्पी जैसे हर सवाल को दबा रही थी, और ईशाना महसूस कर रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। उसने कई बार सोचा कि शायद अब उसे कुछ कहना चाहिए, लेकिन हर बार जैसे ही वो कुछ बोलने की कोशिश करती, दिव्यांश उसे एक कड़ी नज़र से घूरता।
वो घूरने का तरीका इतना तेज और कड़ा था कि ईशाना का दिल डर से सिकुड़ जाता। उसके बाद हर बार उसकी कोशिशें बेमानी साबित होती और वो खुद को चुप कर लेती। उस चुप्पी में बहुत कुछ था जो ईशाना के मन में घुमड़ रहा था, लेकिन दिव्यांश के गुस्से से वो खुद को और कुछ नहीं कह पाई। घर पहुंचते ही दिव्यांश ने बिना कुछ कहे पेंट हाउस का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। ईशाना भी पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल थे जो उसके दिल में घुमड़ रहे थे। दिव्यांश तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। उसका चेहरा गुस्से और परेशानियों से भरा हुआ था और उसकी चाल में एक अजीब सी ताजगी थी, जैसे वो किसी से बचकर भाग रहा हो। ईशाना ने उसे जाते हुए देखा और एक हल्की सी आवाज में कहा, दिव्यांश, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन दिव्यांश ने उसकी आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने बिना पलटकर देखे सीधे अपने कमरे में कदम रखा और दरवाजा बंद कर लिया। ईशाना वहां खड़ी रही। उसकी आंखों में सवाल और अफसोस था, लेकिन वह जानती थी कि दिव्यांश का गुस्सा इस वक्त उससे ज्यादा बड़ा था। घर में थोड़ी सी आवाजें सुनकर संजीविका अपने कमरे से बाहर आई। जैसे ही उसने दिव्यांश को देखा, जो गुस्से से भरा हुआ था, वह हैरान रह गई। दिव्यांश का चेहरा लाल था और उसकी आंखों में गुस्से का तूफान था। ये रूप संजीविका ने पहले कभी नहीं देखा था। वह तुरंत ईशाना के पास आए और चिंतित होकर बोली, क्या हुआ भाई? इतने गुस्से में क्यों हो? ईशाना की आंखों में आंसू थे और वह बिना कुछ कहे बस संजीविका को देखती रही। उसकी चुप्पी और आंसू सब कुछ बयान कर रहे थे। संजीविका ने देखा कि ईशाना की आंखों में डर और दर्द था। वह घबराते हुए बोली, क्या हुआ ईशाना? आप रो क्यों रही हो? ईशाना की आंखों से आंसू और ज्यादा बहने लगे। उसने धीरे धीरे संजीविका को सब कुछ बताना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी। वो सब कुछ गड़बड़ हो गया है संजीविका। दिव्यांश, वो मुझसे गुस्से में था और मैंने कुछ ऐसा कह दिया कि वो मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है। ईशाना ने जो कुछ भी आज हुआ सब संजीविका को रोते हुए बता दिया। उसकी बातों में इतना दर्द था कि संजीविका भी चुपचाप सी सुन रही थी। ईशाना की बात सुनकर संजीविका थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर उसने हंसी रोकते हुए धीरे से कहा, पागल हो तुम, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुमको थोड़ी पता था कि वो लड़का तुम्हारे पीछे पीछे लिफ्ट तक आ जाएगा। एक नंबर के बुद्धू है भाई, या फिर ये कहो ओवर पजेसिव है। संजीविका ने यह कहकर जोर से हंसी ली, जैसे सारी स्थिति का हल निकाल लिया हो। संजीविका को हंसते हुए देख ईशाना थोड़ी सी चिढ़ी हुई मुंह बनाते हुए बोली, आप हंसी रहे हो? वो मुझसे नाराज हो गए हैं, अब मैं क्या करूं? ईशाना का चेहरा थोड़ी देर तक गंभीर और परेशान दिखा, लेकिन संजीविका की हंसी ने उसे थोड़ी राहत दी। ईशाना को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, पर संजीविका का हल्का फुल्का अंदाज उसे थोड़ा सुकून दे रहा था। ईशाना की आंखों में थोड़ी घबराहट थी। उसकी बातें सुनकर संजीविका हंसी दबाते हुए बोली, अरे कुछ नहीं होगा, तुम बस जाओ और उससे बात करो। देखो, वह गुस्से में है, लेकिन तुम्हारा दिल न तोड़ने वाला है। उसका गुस्सा ज्यादा देर नहीं रहता। तुम बस उसे थोड़ा वक्त दो और फिर देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संजीविका के शब्दों में विश्वास था, लेकिन ईशाना की चुप सी हो गई। उसने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, मनाऊंगी तब न जब वो मुझसे बात करेगा। वह तो अभी कमरे में बंद होकर बैठा है। मुझे लगता है जैसे उसे कोई सुनाई ही नहीं दे रहा। क्या करें, उसकी चुप ने सब कुछ और मुश्किल बना दिया है। ईशाना की आवाज में उदासी थी। उसकी आंखों में चिंता और उम्मीद का मिला जुला भाव था। संजीविका ने एक गहरी सांस ली और ईशाना को आश्वस्त करते हुए कहा, तुम्हारा प्यार ही है जो उसे समझाएगा। गुस्सा तो हम सबका होता है, लेकिन उसे प्यार से ही पिघलाया जा सकता है। बस तुम उसे थोड़ी देर और समझने का मौका दो। ईशाना ने संजीविका की बातों पर विश्वास किया, लेकिन उसकी बेचैनी अब भी कायम थी। क्यों नहीं मानता वो? उसने अंदर ही अंदर सोचा। संजीविका की बात सुनकर ईशाना ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी चुप्पी तोड़ी। मुझे पूरा यकीन है उसने दरवाजा बंद नहीं किया होगा। ईशाना ने सिर झुका कर कहा, अगर उसने किया भी तो मैं उसे नॉर्मल सिचुएशन में देखूंगी। वो गुस्से में ज्यादा देर नहीं रह सकता। संजीविका ने उसे दिलासा देने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, तुम गलत नहीं सोच रही हो, मगर तुम्हें एक बार जाकर देखना चाहिए। मुझे लगता है उसने सचमुच दरवाजा बंद किया होगा, लेकिन फिर भी एक बार जाकर तो देखो, शायद वो तुमसे बात करने के लिए तैयार हो। संजीविका ने हाथ से दिव्यांश के कमरे की दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ, तुम कोशिश तो करो, क्या पता तुम्हें वो अंदर से बाहर निकलता हुआ मिल जाए। ईशाना ने उसकी बातों पर सिर हिलाया, लेकिन उसके कदम अब भी उस कमरे की ओर जाने में हिचकिचा रहे थे।
वो खड़ी रही कुछ पल के लिए, जैसे खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही हो, फिर धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ने लगी। ईशाना डरते डरते दिव्यांश के कमरे में दाखिल हुई। उसके कदम भारी थे, दिल की धड़कन तेज। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी घुटन थी। उसकी नज़र बेड पर बैठे दिव्यांश पर गई। उसने अपना सिर झुका रखा था, दोनों हाथों से कसकर पकड़ते हुए, जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों पर हो। उसकी सांसें गहरी और अस्थिर थीं। ईशाना ने हिम्मत जुटाई और हल्की आवाज में बोली, दिव्यांश। दिव्यांश ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें गुस्से और चिंता से भरी हुई थीं। अगले ही पल वो तेजी से उठा और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। क्या जरूरत थी अकेले लिफ्ट में जाने की, ईशाना? उसकी आवाज गूंज उठी। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो चैतन्य तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। ईशाना पीछे हट गई। दिव्यांश का गुस्सा देखकर उसका दिल कांप गया, लेकिन उससे ज्यादा उसकी आंखों में दिख रही बेचैनी ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। मुझे लगा कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगी। उसकी आवाज धीमी और डरी हुई थी। नहीं, तुम समझती क्यों नहीं? दिव्यांश का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने अपनी मुठियां भींच ली, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें पता भी है कि चैतन्य कितना खतरनाक इंसान है। अगर मैं वहां नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। कमरे में भारी खामोशी छा गई। ईशाना की आंखें नम हो गईं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे माफ कर दो दिव्यांश, मैंने सोचा भी नहीं था कि हालात इतने बिगड़ सकते हैं। दिव्यांश ने गहरी सांस ली। उसका गुस्सा धीरे धीरे चिंता में बदल रहा था। उसने अपने माथे पर हाथ फेरा, फिर थके हुए कदमों से पीछे हट गया। तुम्हें समझना होगा, ईशाना। उसकी आवाज अब भारी और दर्द से भरी थी। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। ईशाना की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीरे से दिव्यांश का हाथ पकड़ लिया और दृढ़ता से कहा, अब से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। दिव्यांश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी हल्का गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा डर और परवाह झलक रही थी। कुछ पल के लिए वो बस उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मैं बस तुम्हारी हिफाजत चाहता हूँ, ईशाना। उसकी आवाज अब धीरे और कोमल थी। कमरे में अब भी सन्नाटा था, लेकिन इस बार उसमें गुस्से की जगह एक अनकही भावनात्मक गहराई थी। दिव्यांश की बाहों में बंधी ईशाना को एक पल के लिए सुकून महसूस हुआ, लेकिन तभी दिव्यांश को अचानक याद आया कि वो ईशाना से नाराज है। उसकी पकड़ ढीली पड़ी और अगले ही पल उसने झटके से ईशाना को खुद से अलग कर दिया। वो बिना कुछ कहे पीछे हटा और जाकर बेड पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वो अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। ईशाना ने देखा कि दिव्यांश के चेहरे पर हल्की सी खरोंच आ गई थी। उसकी चिंता बढ़ गई। वो बिना कुछ सोचे जल्दी से कमरे में रखे मेडिकल बॉक्स की तरफ बढ़ी और उसे लेकर दिव्यांश के पास आ गई। वो उसके बगल में बैठते हुए बॉक्स खोलने लगी और हल्की आवाज में बोली, तुम्हें चोट लग गई है दिव्यांश, मैं इस पर बैंडेज लगा देती हूँ। दिव्यांश ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आग थी। मुझे नहीं चाहिए कोई बैंडेज, तुम यहाँ से जाओ। वो लगभग चिल्ला पड़ा। ईशाना ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई, जैसे उसकी जिद को समझ रही हो। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन पहले बैंडेज तो लगाने दो। इससे पहले कि दिव्यांश कुछ कहता, ईशाना ने जल्दी से उसकी चोट पर दवा लगाई और बैंडेज चिपका दिया। उसका स्पर्श नर्म और देखभाल से भरा हुआ था, लेकिन दिव्यांश का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वो गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ घूमा। उसकी आंखों में गुस्से और तकलीफ के आंसू थे, दांत गुस्से में भींचे हुए थे और पूरा शरीर क्रोध से कांप रहा था। ईशाना ने जब उसकी आंखों में इस कश्मकश को देखा तो वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक दिव्यांश ने झटके से अपने चेहरे से बैंडेज नोचकर फेंक दिया। ईशाना हड़बड़ाई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, दिव्यांश ने उसका हाथ पकड़कर झटके से उसकी ओर खींच लिया। उसके हाथों ने ईशाना के लंबे बालों को कसकर जकड़ लिया और उसने उसे अपने चेहरे के करीब खींच लिया। दोनों के बीच बस कुछ ही इंच का फासला था। ईशाना की सांसें तेज हो गई। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा दिव्यांश उसे सुन सकता है। दिव्यांश की आंखें अभी भी गुस्से से भरी थीं, लेकिन उनमें अब कुछ और भी था, एक अजीब सी खींच, एक ऐसी भावना जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। और फिर, बिना कुछ कहे, बिना कोई और सवाल किए, उसने ईशाना को अचानक अपने होठों से छू लिया। ईशाना का पूरा शरीर सिहर उठा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन वो हिल भी नहीं पाई। दिव्यांश की पकड़ मजबूत थी, जैसे वो उसे खुद से दूर जाने ही नहीं देना चाहता था। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ उनकी तेज सांसें,
धड़कते दिलों की आवाज और उस पल की गर्मी महसूस हो रही थी। ईशाना की आंखें अब भी चौड़ी थीं। वह समझ ही नहीं पाई कि यह सब अचानक कैसे हुआ। दिव्यांश की पकड़ उसके बालों पर अब भी मजबूत थी, उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे को छू रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और एक अजीब सी सिरहन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, दिव्यांश ने उसे झटके से खुद से दूर कर दिया। वो तेजी से खड़ा हुआ, अपनी उंगलियों को अपने बालों में फेरते हुए गहरी सांसें लेने लगा। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, गुस्से और बेचैनी का अजीब सा मिश्रण उसमें दिख रहा था। ये क्या कर रहा हूं मैं? दिव्यांश खुद से बड़बड़ाया, जैसे उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। ईशाना अभी भी वहीं खड़ी थी, उसके होठों पर अब भी उस पल की गर्मी बाकी थी। उसने अपने हाथ से अपने बालों को धीरे से छुआ, जहां कुछ देर पहले दिव्यांश की उंगलियों की पकड़ थी। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच गहरी खामोशी छाई रही, सिर्फ उनकी तेज धड़कनों की गूंज कमरे में महसूस हो रही थी। फिर ईशाना ने धीरे से कदम बढ़ाया और कांपती आवाज में कहा, दिव्यांश। चुप। दिव्यांश ने अचानक उसकी तरफ देखा, उसकी आवाज कांप रही थी। एक शब्द भी मत बोलो, ईशाना, बस चली जाओ यहाँ से। लेकिन इस बार ईशाना रुकने वाली नहीं थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और सीधे दिव्यांश के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब डर की जगह कुछ और था। सवाल। क्यों? उसने दृढ़ता से पूछा। क्यों तुम्हें इतना फर्क पड़ता है कि मैं अकेले लिफ्ट में गई? क्यों तुम्हें मेरी इतनी चिंता है? और अब जो हुआ वो क्या था, दिव्यांश? दिव्यांश की सांसें तेज हो गईं। वह कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। वह खुद से भी लड़ रहा था। जवाब दो, दिव्यांश। इस बार ईशाना की आवाज में हल्की झुंझलाहट थी। दिव्यांश ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखें गहरी हो गईं, जैसे वह किसी तूफान को अपने अंदर समेटे खड़ा हो। फिर अचानक उसने ईशाना की कलाई पकड़ी और उसे खींचकर अपने पास ले आया। तुम सच में नहीं जानती या जानकर अनजान बन रही हो? उसकी आवाज भारी और भावनाओं से भरी हुई थी। ईशाना ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा। मैं चाहता था कि तुम मुझसे दूर रहो, ईशाना। लेकिन जब भी मैं तुम्हें तकलीफ में देखता हूँ, जब भी तुम्हें कोई और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। वह रुका, फिर धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारी चिंता मुझे क्यों होती है? क्योंकि वह कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक कमरे के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। ईशाना और दिव्यांश दोनों चौंक कर पीछे हटे। दिव्यांश, दरवाजा खोलो, बाहर से किसी की आवाज आई। दिव्यांश ने घड़ी की तरफ देखा। आधी रात हो चुकी थी। लेकिन यह आवाज, यह इस समय कौन हो सकता था? ईशाना ने घबराकर दिव्यांश की तरफ देखा और दिव्यांश की आंखों में भी अचानक एक बेचैनी उभर आई। दरवाजे पर फिर से जोरदार दस्तक हुई, इस बार और तेज। दिव्यांश, जल्दी खोलो, बात बहुत गंभीर है। और फिर जैसे एक डरावना एहसास दोनों के दिलों में समा गया। क्या कोई नई मुसीबत दस्तक दे रही थी? दिव्यांश के दरवाजे पर तेज दस्तक जारी थी। दिव्यांश, जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर से किसी की घबराई हुई आवाज आई। दिव्यांश ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में एक ठंडा, रहस्यमय भाव था। उसने दरवाजा खोला और सामने खड़ा शख्स हौंफता हुआ अंदर आया। समर्थ। क्या हुआ, समर्थ? दिव्यांश ने ठंडे स्वर में पूछा। समर्थ ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, चैतन्य, वो इस वक्त बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं आया, उसके साथ उसके आदमी भी हैं और उनके हाथ में हथियार हैं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ईशाना का चेहरा सफेद पड़ गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर दिव्यांश की ओर देखा, लेकिन जो उसने देखा, उससे वो और हैरान रह गई। दिव्यांश बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई घबराहट, बल्कि उसके होठों पर एक हल्की मगर खतरनाक मुस्कान आ गई थी। आखिरकार चैतन्य को इतनी हिम्मत आ ही गई, दिव्यांश ने बेहद ठंडी आवाज में कहा। समर्थ चिंतित स्वर में बोला, भाई, मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ धमकी देने आया है। इस बार वो कुछ बड़ा प्लान करके आया है। हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। लेकिन दिव्यांश उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया। ईशाना ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। दिव्यांश, तुम वहां अकेले नहीं जा सकते, वो खतरनाक इंसान है। दिव्यांश उसकी आंखों में गहराई से देखने लगा। कुछ पल बाद उसने हल्के से अपनी कलाई छुड़ाते हुए कहा, तुम अभी भी मुझे नहीं जानती, ईशाना, मैं किसी से नहीं डरता। ईशाना हैरान रह गई। उसके शब्दों में ऐसा विश्वास था, जैसे डर नाम की चीज उसकी दुनिया में थी ही नहीं।
समर्थ ने भी ईशाना की ओर देखा और फिर दिव्यांश से बोला, भाई अगर आप कहें तो मैं अपने आदमी बुला लूं? दिव्यांश हल्के से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिससे दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। नहीं समर्थ, इस खेल को अकेले ही खत्म करने का वक्त आ गया है। और फिर उसने अपना कोट उठाया और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गया। ईशाना को उसकी इस निडरता पर हैरानी हो रही थी। उसे अब भी नहीं पता था कि दिव्यांश सिर्फ एक आम आदमी नहीं, अंडरवर्ल्ड का किंग था। वो हड़बड़ाकर समर्थ की ओर मुड़ी। दिव्यांश इतने गुस्से में क्यों है? वो चैतन्य के खिलाफ अकेले क्यों जा रहा है? समर्थ ने उसकी ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि यह लड़ाई किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि उस शख्स की है जिसे पूरी दुनिया अंडरवर्ल्ड का बादशाह कहती है। ईशाना अवाक रह गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछती, बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। दिव्यांश, बाहर निकल, अगर हिम्मत है तो। चैतन्य की आवाज सुनकर ईशाना का पूरा शरीर कांप गया। अब बाहर एक ऐसा खेल शुरू होने वाला था जो उसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन एक बात तो तय थी, दिव्यांश कोई साधारण इंसान नहीं था। इधर विराट ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला ही था कि तभी कमरे में किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। विराट के दिल की धड़कन तेज हो गई। ओह शिट, उसने घबराकर खुद से कहा, मैं भूल कैसे गया कि कनिका को अंधेरे से डर लगता है। बिना किसी समय को गवाए वह तेजी से कनिका के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। उसकी सोच में सिर्फ यही था कि कनिका ठीक हो, उसे किसी तरह का डर न लगे। जैसे ही वह कनिका के कमरे के पास पहुंचा, कमरे से हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसकी छाती में एक अजीब सी खिंचाव महसूस हो रही थी। कनिका, उसने घबराहट में पुकारा और फिर कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य कुछ ऐसा था जैसे समय रुक सा गया हो। कमरा घना अंधेरे में डूबा हुआ था। कनिका बिस्तर के एक कोने में सिमटी हुई थी, घुटनों को चिपकाए, जैसे किसी के डर से बचने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में घबराहट और डर साफ दिखाई दे रहा था। कनिका, देखो, मैं हूं ना, विराट ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज में धादस देने की कोशिश थी। कनिका डर से कांपते हुए और बुरी तरह चिल्लाते हुए विराट से खुद को दूर करने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों में पागलपन और डर की एक ऐसी छाया थी जो विराट को भी हिलाकर रख दे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो, कनिका रोते हुए बोली। प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? विराट का दिल कसकर टूटने लगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। अंधेरे में उसे कनिका का चेहरा और उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। फिर अचानक कनिका को पिछले हफ्ते की वो सारी बातें याद आने लगी। उसका मन उन बुरी यादों से भर गया था जो उसे उस अंधेरे में घेर रही थी, जैसे उसकी सारी घबराहट और भय उसी अंधेरे से जुड़ी हों। विराट ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन कनिका पूरी तरह से डर के साए में थी। उसकी आंखों में वो भय, वो दर्द फिर से जिंदा हो रहे थे। कनिका, होश में आओ, विराट ने अपनी आवाज में गुस्सा और चिंता मिलाकर कहा। उसने कनिका की बाहों को मजबूती से पकड़कर झिंझोड़ा। यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ तुम्हारे साथ, मुझे देखो, मैं हूँ यहाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो बार बार उसे अपने पास खींचता और उसके चेहरे को अपनी दोनों हाथों से छूकर उसे शांत करने की कोशिश करता, लेकिन कनिका की आंखों में एक असमंजस था। वो मानने को तैयार नहीं थी। विराट, मुझे छोड़ दो, मुझे कहीं और जाना है। उसकी आवाज अब कमजोर हो चुकी थी, पर डर अब भी उसे पूरी तरह जकड़े हुए था। विराट की आंखों में गहरी चिंता थी और उसका दिल जैसे 1000 टुकड़ों में टूट रहा था। वो जानता था कि कनिका का डर सिर्फ इस अंधेरे से नहीं, बल्कि उन यादों से भी था जो कभी उसने उससे साझा नहीं की थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, विराट ने जोर देते हुए कहा। मुझे भरोसा करो, तुम अकेली नहीं हो। विराट ने कनिका की बाहों को और मजबूती से पकड़ा, जैसे वो डर और यादों के भारी बोझ से उसे बचाना चाहता हो। उसकी आंखों में गहरी चिंता और प्यार था, लेकिन कनिका की हालत और बिगड़ती जा रही थी। कनिका, तुम मुझे विश्वास करो, उसने जोर देते हुए कहा। मैं हूं तुम्हारे साथ, हर कदम पर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ तुम्हारा डर है, तुम जितना उसे पकड़ोगी वो उतना ही तुम्हें जकड़ेगा। कनिका ने हाथों से अपनी आंखें ढक लीं, जैसे वो किसी अनदेखे भूतिया रूप से लड़ रही हो जो सिर्फ उसके भीतर था। मैं नहीं लड़ सकती विराट, मैं नहीं कर सकती। उसकी आवाज में एक ऐसी टूटन थी कि विराट का दिल और भी ज्यादा टूटने लगा। विराट ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से उसकी पकड़ ढीली करते हुए कहा, देखो, तुम डर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। जितना तुम अपने डर से भागोगी वो उतना ही तुम्हें और जकड़ेगा।
तुम उस डर का सामना करो और तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। कनिका की आंखों में एक हल्की सी चमक आई, जैसे उसने कुछ समझा हो। उसकी उंगलियां विराट के हाथों से लिपटी और एक धीमे से आवाज में बोली, तुम सच में मेरे साथ हो? विराट ने उसकी नजरों में सीधे देखा। हाँ, मैं यहाँ हूँ और जब तक तुम चाहोगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम अकेली नहीं हो। कनिका ने धीरे से सिर झुका लिया और फिर अपनी आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, ठीक है, मैं डर को छोड़ दूंगी, लेकिन तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, है ना? विराट ने उसे भरोसा दिलाते हुए सिर हिलाया, बिल्कुल, हमेशा। अब हम दोनों इस अंधेरे से बाहर निकलेंगे। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और धीरे धीरे कमरे की खिड़की तक बढ़े, जहां बाहर की हल्की रोशनी आ रही थी। विराट ने खिड़की खोलते हुए कहा, यह अंधेरा किसी को नहीं रोक सकता जब तक हमारी उम्मीद और हिम्मत जिंदा है। कनिका ने विराट को अपनी बाहों में कसकर लपेट लिया, जैसे वह अपनी सारी कमजोरियों, डर और घबराहट को उससे छिपाने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और दर्द था और उसका दिल जैसे हर पल में टूटने को तैयार था। वह धीरे से विराट से बोली, विराट प्लीज, आज रात मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। विराट की धड़कन तेज हो गई और उसकी आवाज में चिंता और गहरी भावना थी। कनिका, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और जब तक तुम चाहोगी मैं तुम्हारे पास रहूंगा। कनिका की आवाज में अब एक हल्की सी टूटन थी, मुझे अपने इस दर्द को आज भूलना है। मैं पूरी तरह से इस दर्द को आज भूलना चाहती हूँ विराट। मुझे इस अकेलेपन और इस दर्द से बचा लो, प्लीज विराट। विराट ने उसे अपने पास और भी कसकर खींच लिया, जैसे वह उसे अपने भीतर समेटकर उस दर्द से बचा लेना चाहता हो। उसका दिल बुरी तरह से डूब रहा था, लेकिन उसने अपने आप को मजबूत रखा। मैं तुम्हारे साथ हूँ कनिका, विराट ने कहा। उसकी आवाज में गहरी सच्चाई थी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा अकेलापन, आज से वो मेरा दर्द बन गया है। तुम कभी अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर विराट ने उसे और भी पास खींचा, कनिका के माथे पर हल्का सा किस करते हुए, जैसे उसे पूरी दुनिया की सुरक्षा और प्यार दे रहा हो। उसकी पूरी दुनिया उस क्षण में कनिका के दर्द और डर को दूर करने में समेटी हुई थी। तुम्हारे दर्द को मैं अपनी ताकत बना दूंगा, विराट ने धीरे से कहा। आज से तुम अकेली नहीं हो कनिका, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। विराट ने धीरे से कनिका के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया, जैसे वो उसे दुनिया की सारी दर्द और चिंता से बचा लेगा। उसने कनिका को अपनी ओर खींचते हुए धीरे से उसका चेहरा अपने करीब लाया और फिर उसे प्यार से किस किया, जैसे वह उसे हर दर्द से दूर कर देना चाहता हो। कनिका के चेहरे पर अचानक ही आंसू झलकने लगे और वह धीरे धीरे उसकी गालों पर बहने लगे। विराट ने देखा, उसकी आंखों में वो सारी बेचैनी और तकलीफ थी जो वो लंबे समय से सहन कर रही थी। विराट ने अपनी उंगलियों से उसके आंसू को धीरे धीरे पोंछते हुए एक एक आंसू को अपने होठों से चूमा, जैसे वह उसे और ज्यादा सुकून देना चाहता हो। फिर उसने कनिका की आंखों को प्यार से चूमते हुए कहा, तुम्हें कोई भी दुख अब नहीं सताएगा कनिका, मैं यहाँ हूँ हमेशा के लिए। कनिका की आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन अब वह थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, जैसे विराट के हर एक इशारे ने उसके दिल के अंदर एक नई उम्मीद भर दी हो। विराट ने धीरे से उसकी आंखों के कोने से आंसू पोंछे और फिर अपनी आवाज में गहरी नरमी के साथ कहा, तुम्हारी आंखों में अब और आंसू नहीं होंगे कनिका। फिर विराट ने कनिका को अपनी बाहों में उठाया, जैसे वो उसका पूरा भार अपनी जिम्मेदारी समझता हो। वो उसे बेड तक लेकर गया और धीरे से उसे लेटा दिया। कनिका के शरीर की सारी थकान और डर जैसे विराट की मदद से दूर हो गए थे। आराम करो कनिका, विराट ने उसे प्यार से कहा, मैं यहाँ हूँ, तुम अब बिल्कुल अकेली नहीं हो। वो कनिका के पास बैठा, उसकी आंखों में बसा हुआ एक वादा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, उसके हर दर्द को अपने हिस्से में लेगा और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ने देगा। विराट ने धीरे धीरे कनिका के माथे पर अपनी उंगलियां घुमानी शुरू कर दी, जैसे वह उसे अपने प्यार और सुरक्षा से घेर लेना चाहता हो। कनिका को यह एहसास बहुत अच्छा लग रहा था और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे वह विराट की गर्मी और सुकून में खोने लगी हो। विराट को लगा कि कनिका अब सो चुकी है और वह चुपचाप वहां से उठने वाला था, लेकिन तभी अचानक कनिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। विराट ने उसकी ओर मुड़ते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ कनिका? कनिका ने अपनी आंखों में एक अजीब सी घबराहट और प्यार की झलक के साथ उसे देखा। उसकी आवाज में एक अनकहा डर था, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, आज यही रुक जाओ ना प्लीज। विराट को उसकी बातों में गहरी भावनाओं का एहसास हुआ। उसकी आंखों में वो डर और तकलीफ साफ झलक रही थी, जैसे वो फिर से अकेलेपन का सामना नहीं करना चाहती थी।
विराट ने उसे अपनी बाहों में और कसकर समेटते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, कनिका। मैं तुम्हारे पास हूँ, हमेशा के लिए। तुम चाहे जितनी बार मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। उसकी आवाज में अब एक गहरी राहत और वादा था, जैसे वो कनिका को ये बता रहा हो कि अब वो कभी भी अकेली नहीं होगी और विराट हमेशा उसके साथ रहेगा। कनिका ने धीरे से उसकी छाती में सिर छिपा लिया और हल्का सा मुस्कुराई, जैसे वो अब पूरी तरह से विराट पर विश्वास कर चुकी हो। तुम सच में मेरे लिए सब कुछ हो, विराट, वो धीरे से बोली। विराट ने उसकी पीठ पर हल्के से हाथ फेरा और फिर उसकी आंखों में देखा। हमेशा, कनिका, हमेशा। विराट बेड पर आराम से लेटा हुआ था और कनिका ने अपना सिर उसके सीने पर रखा हुआ था। दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी, जिसमें शब्दों से कहीं ज्यादा उनके दिलों की बातें हो रही थी। कनिका ने धीरे धीरे अपने शरीर को विराट के करीब किया और उसकी तरफ देखकर चुपचाप उसके होठों की ओर बढ़ी। विराट, जो पहले से ही अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, अब खुद को और नहीं रोक सका। लेकिन अचानक उसने कनिका की बाहों को पकड़ लिया और खुद को उससे थोड़ा सा दूर कर लिया। ये गलत है, कनिका, उसने हल्की आवाज में कहा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। कनिका ने उसकी बातों को हल्के से अनसुना करते हुए उसकी गर्दन में अपने हाथ डालते हुए कहा, प्लीज विराट, मुझे अपना लो। मुझे तुम्हारे प्यार का सुकून चाहिए। मैं ये दर्द और अकेलापन नहीं सह सकती। विराट को उसकी बातों में असमंजस था, लेकिन उसने फिर भी खुद को कंट्रोल किया। ये गलत है, कनिका, उसने कहा। तुम आज बेहक रही हो, लेकिन जब सुबह तुम उठोगी तो तुम मुझे गलत समझोगी। तुम सुबह खुद से नजरें नहीं मिला पाओगी। कनिका ने विराट की बातों को सुनते हुए उसे और करीब खींचा और धीरे से उसकी शर्ट खोलने लगी। विराट, प्लीज, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, वो बोली। मैं कुछ गलत नहीं समझूंगी। विराट ने एक गहरी सांस ली, फिर उसे धीरे से नीचे किया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने कनिका के बालों को कान के पीछे किया और उसके माथे पर हल्का सा चुम लिया। कनिका, उसने धीरे से कहा, आई लव यू। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कनिका ने उसकी बातें सुनी और उसके होंठों को बेतहाशा चुम लिया। विराट भी उसके जवाब में धीरे धीरे उसे चुमने लगा, जैसे दोनों के दिल एक दूसरे में खोने लगे थे। धीरे धीरे रात का समय बढ़ रहा था और दोनों एक दूसरे के साथ उस पल में खो गए थे। एक दूसरे के साथ होने की खुशी, प्यार और समर्थन में वे जैसे अपने दर्द और अकेलेपन को पीछे छोड़ रहे थे। इधर तेज हवा के झोंके चारों ओर बह रहे थे। रात की खामोशी में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, दिव्यांश, अगर हिम्मत है तो बाहर आ। चैतन्य की आवाज में गुस्सा और घमंड दोनों झलक रहे थे। उसके साथ उसके 6 आदमी थे, सभी के हाथों में हथियार चमक रहे थे, लेकिन जिस पल का उन्हें इंतजार था वो आ चुका था। टिक टिक टिक, धीरे धीरे कदमों की आवाज आई और अगले ही पल दिव्यांश बाहर निकला। उसकी चाल धीमी थी मगर आत्मविश्वास से भरी हुई। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी, जैसे किसी शिकारी की होती हैं। उसके चेहरे पर हल्की मगर बेहद खतरनाक मुस्कान थी। चैतन्य ने उसे देखते ही तंज कसते हुए कहा, तो हमारे अंडरवर्ल्ड के राजा ने खुद आने की जहमत उठाई। दिव्यांश ने हल्के से अपनी जैकेट के कॉलर को ठीक किया और बेहद शांत लहजे में कहा, तुमने बुलाया और मैं आ गया। अब बोलो, खेल कैसे खेलना है? चैतन्य की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और वे धीरे धीरे दिव्यांश को चारों तरफ से घेरने लगे। आज तेरा आखिरी दिन होगा, दिव्यांश। बहुत उड़ रहा था ना? अब देख, तुझे जमीन पर कैसे लाते हैं। लेकिन दिव्यांश की आंखों में न कोई डर था, न ही कोई घबराहट। उसने बस अपनी घड़ी की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम सब मिलकर मुझे मारने आए हो। वो आगे झुका और बेहद ठंडी आवाज में बोला, मरने के लिए तैयार हो? चैतन्य ने गुस्से में अपने आदमी को इशारा किया और एक गुंडा तेजी से दौड़ता हुआ दिव्यांश की ओर बढ़ा, हाथ में तेज चाकू लिए। लेकिन धड़ाम, सिर्फ 1 सेकंड में सब खत्म हो गया। दिव्यांश अपनी जगह से हिला भी नहीं था, लेकिन उस गुंडे को जमीन पर गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसने सिर्फ एक झटके में उसकी कलाई मरोड़ दी, जिससे चाकू गिर गया और फिर एक घूंसे में उसे बेहोश कर दिया। बाकी के गुंडे भी गुस्से में आ गए, वे एक साथ उस पर टूट पड़े। लेकिन अगले ही पल बाकी के गुंडे भी गुस्से में आ गए, वे एक साथ उस पर टूट पड़े। लेकिन अगले ही पल एक के बाद एक हर कोई जमीन पर गिरता चला गया। दिव्यांश की हर हरकत तेज, सटीक और घातक थी। उसने किसी को संभलने तक का मौका नहीं दिया। अब सिर्फ चैतन्य अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसे लगा था कि आज वो दिव्यांश को खत्म कर देगा,
मगर अब उसे खुद अपनी जान की चिंता हो रही थी। दिव्यांश बेहद ठंडे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। अब बताओ चैतन्य, मरने के लिए तैयार हो? चैतन्य ने पसीने पसीने होकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी धायम एक गोली चली। ईशाना ने ये सब दरवाजे के पास खड़े खड़े देखा और उसका पूरा शरीर कांप गया। उसने घबराकर समर्थ की ओर देखा, जो अब भी शांत था, जैसे उसे पहले से पता था कि दिव्यांश को कोई हरा नहीं सकता। ईशाना के मन में अब बस एक ही सवाल था, क्या मैं सच में दिव्यांश को जानती हूँ? लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी।